नमस्कार दोस्तों, मैं रणबीर आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण की एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में हम संज्ञा के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह अब तक का संज्ञा का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपको कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, ना ही इस वीडियो को छोड़ करके जाना है। दोस्तों मेरा वादा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मन में नहीं रहने वाला है। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि संज्ञा किसी भी नाम को कहा जाता है, मतलब किसी भी स्थान के, किसी भी जाति के, किसी भी समूह के, किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों इसका परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। दोस्तों संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है उस विकारी शब्द को। दोस्तों विकारी शब्द का मतलब वही होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए, जिसमें कुछ गड़बड़ी होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि एक शब्द का उदाहरण मैं लेता हूं। मैं एक शब्द लिखता हूं और वह शब्द मान लीजिए लड़का है। लड़का नाम का एक शब्द मैंने लिखा है। इसका एक वाक्य बनाइए दोस्तों कि जैसे कि लड़का खेलता है, लड़का खेल रहा है, लेकिन लड़का एक से अगर अधिक हो जाए तो यह क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा लड़के। लड़के का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। लड़का का बहुवचन हो गया, लड़का का प्लूरल नाउन हो गया लड़के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लड़का शब्द में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लड़का लड़के शब्द में तब्दील हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसमें विकार उत्पन्न हो गया है। इसमें क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों? विकार। विकार का मतलब गड़बड़ी होता है। मतलब संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द में कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। वो कारक के अनुसार बदल सकता है, लिंग के आधार पर बदल सकता है, या फिर वचन के आधार पर बदल सकता है। दोस्तों संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो। इसको आप एक वाक्य में याद करना चाहें तो वह वाक्य हो जाएगा किसी भी वस्तु के या फिर स्थान के या फिर समूह के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब संज्ञा क्या है? एक नाम है। संज्ञा क्या है दोस्तों? संज्ञा एक नाम है। आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। मतलब नाम क्या है? किसी भी चीज का नाम वो संज्ञा होता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, मोर, घोड़ा, रेडियो, मोबाइल, भारत, जापान, वीरता, बुढ़ापा इत्यादि। ये सारे जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा है। इसके साथ साथ वैसे शब्द भी संज्ञा हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं। इस दुनिया में दोस्तों जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम है। बिना नाम का कोई नहीं होता है दोस्तों। जिसका कुछ नाम नहीं भी है फिर भी उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। मतलब कोई भी जीव, जंतु, वस्तु बिना नाम के नहीं है इस दुनिया में। अगर मान लीजिए कोई ऐसी नई चीज या फिर नए जीव जंतु की तलाश की जाती है तो वैज्ञानिकों के द्वारा उसका भी नामकरण जरूर कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि उसको पहचानने में आसानी हो। मतलब क्या है? दुनिया में कोई भी चीज, दुनिया में जितने सारे तत्व हैं उन सभी तत्वों का कुछ ना कुछ नाम होता है। और जैसे ही नाम आ गया तो समझ लीजिए वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से आपने संज्ञा को समझ लिया है। अब संज्ञा के भेद को समझेंगे। दोस्तों आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार से हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। उसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। और लास्ट जो बचा हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको मेटेरियल नाउन कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपने संज्ञा के 5 भेद यानी कि नाउन के 5 प्रकार आप समझ लिए।
और वो प्रकार कौन कौन से थे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। दोस्तों इस प्रकार से आपने संज्ञा को समझ लिया। संज्ञा को समझने के साथ साथ संज्ञा के भेद को भी आप समझ चुके हैं। दोस्तों अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के विश्लेषण की। उसी प्रकार जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, सभी संज्ञा का बारी बारी से विश्लेषण करेंगे। इसके परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे साथियों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जिसे कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। दोस्तों जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए साथियों। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे श्याम, कार, जयपुर, चीन इत्यादि। ये सारे जो नाम मैंने आपको बताए यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह क्या है साथियों? यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि आप देख लीजिए श्याम, श्याम क्या है? श्याम जो है एक किसी खास व्यक्ति का नाम है। और कार मतलब कोई खास गाड़ी है कार। दोस्तों आप कार को जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष कार की बात की जाए दोस्तों तो वह कार जो है वह क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसी प्रकार से जयपुर, जयपुर किसी स्थान का नाम है साथियों। जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर किसी स्थान का नाम है और जब नाम आ जाएगा तो वह संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यह नाम जो है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का है तो इसका मतलब हो जाएगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से चीन, चीन भी एक स्थान का नाम है, यानी कि एक देश का नाम है। और चीन भी क्या हो जाएगा साथियों? चीन भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ लिया कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन जिसका मतलब हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा देख लीजिए साथियों। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे उस शब्द के माध्यम से पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा हो वह शब्द क्या कहलाएगा साथियों? वह शब्द कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। वह शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं गाय बोलता हूँ, गाय का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं यहाँ पे गाय, जैसे कि मैं एक वाक्य बनाता हूँ, गाय, गाय जो है वह नेक होती है, गाय नेक होती है, यानी कि गाय जेंटल होती है। इसका मतलब गाय की पूरी जातियों का बोध यहाँ पे कराया जा रहा है। गाय का मतलब मैं केवल एक गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय की संपूर्ण जाति का बोध यहाँ पर करा रहा हूँ अपने इस वाक्य से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? गाय जो है वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं लड़की, नदी, जानवर, बाजार, खिड़की, स्कूटर, पहाड़ इत्यादि, तालाब, झरना, ताल इत्यादि। ये सब जितने भी चीज़ हैं, मतलब जितने भी ये शब्द हैं और ये शब्द किसी जाति को सूचित कर रहे हैं, मतलब उस एक जाति को पूरी तरह से सूचित कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह शब्द क्या है? वह शब्द है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से आपने जातिवाचक संज्ञा को भी समझ लिया कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे हम भाववाचक संज्ञा की। दोस्तों भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हो जाता है साथियों भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को आप देख लीजिए। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों भाव का मतलब होता है इमोशंस। जो आपके इमोशंस होते हैं और इमोशंस का अगर कुछ नाम है
तो वह नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा? वह आ जाएगा भाववाचक संज्ञा के। या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर या फिर किसी जानवर के अंदर जो भी गुण है, किसी भी मेटल के अंदर जो भी गुण है और उस गुण को आप बता रहे हैं किसी शब्द से, तो वह शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं उत्साह, ईमानदारी, बचपन इत्यादि। दोस्तों उत्साह जो है वह हमारे मन का भाव होता है। मन का भाव क्या होता है? हमारे माइंड का इमोशंस क्या होता है? वह उत्साह होता है। उसी प्रकार ईमानदारी क्या है? ईमानदारी हमारे अंदर का गुण है। ईमानदारी, बेईमानी, छल कपट, ये सब क्या है? ये सब गुण हैं। तो ये सब शब्द आ जाएंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसी प्रकार बचपन यहाँ पे देख लीजिए, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि, ये सारे शब्द जितने भी हैं ये हमारे शरीर की अवस्था को सूचित कर रहे हैं, हमारे शरीर की अवस्था को ये दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा यह शब्द जो कि बचपन, बुढ़ापा इत्यादि शब्द है, यह हमारे शरीर की अवस्था को बता रहा है। तो यह शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दोस्तों जिस प्रकार से जल का जो गुण होता है वह शीतलता का गुण होता है, मतलब जल में शीतलता है, अग्नि में गर्मी है, घोड़ा में वेग है और घोड़ा में बल भी है। तो इस प्रकार से ये सारे गुण जो आ रहे हैं, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के गुण निकल के आ रहे हैं, किसी प्राणी के गुण बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं या फिर उसकी अवस्था सामने आ रही है निकल के जिस शब्द से, वह शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से आपने भाववाचक संज्ञा को समझ लिया कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन इत्यादि। दोस्तों फिर बात करेंगे, हम आगे बढ़कर थोड़ा बात कर लेते हैं अब समूहवाचक संज्ञा की। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे आप कह सकते हैं साथियों, और इसका हिंदी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा को देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों समूह आपको नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। समूह का मतलब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं। समूह में आपको एक से कुछ अधिक तत्व देखने को मिल जाएंगे। अगर व्यक्तियों के समूह की बात करें तो एक व्यक्ति का समूह नहीं हो सकता है साथियों। समूह में एक से अधिक व्यक्ति होने ही चाहिए, तभी उसको समूह कहा जाएगा। उसी प्रकार झुंड की बात करें, झुंड में कोई भी एक जानवर का झुंड नहीं हो सकता है। झुंड में एक से अधिक जानवर हो तभी उसे जानवरों का झुंड कहा जाएगा। उसी प्रकार से आप जो है दूसरे शब्द को देख सकते हैं, जैसे कि भीड़। भीड़ में क्या होगा? कोई भी एक आदमी जहाँ कहीं पे खड़ा है, कोई भी एक आदमी मान लीजिए कहीं पे खड़ा है, तो क्या आप उसको भीड़ बोल सकते हैं? उसे आप भीड़ नहीं बोल सकते हैं साथियों। वहाँ बहुत सारे व्यक्ति खड़े रहेंगे या फिर वहाँ पे भाग दौड़ होगा या फिर बहुत सारे लोग किसी खास जगह पे एकत्रित हो जाएंगे, तो उस जगह पे एक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसे कि भीड़ की संज्ञा दी जा सकती है। और यह भीड़ कौन सा शब्द हो जाएगा? यह हो जाएगा समूहवाचक। दोस्तों इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे भीड़, जनता, सभा, गुच्छा, मंडल, झुंड इत्यादि। दोस्तों गुच्छा जो होता है, जैसे कि आपने सुना होगा चाबियों का गुच्छा, तो चाबी वहाँ पे एक नहीं रहता। एक चाबी है तो वो सिंगल ही है, लेकिन एक से अगर अधिक चाबी है, बहुत सारी चाबियाँ हैं, किसी धागे से लपेटे हुए, किसी खास चीज़ में पिरोया हुआ है चाबी, तो वह हो जाएगा चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा जो हो जाएगा यह कौन सा शब्द हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से आपने समूहवाचक संज्ञा को समझ लिया, यानी कि कलेक्टिव नाउन को समझ लिया है कि जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, और वह पॉइंट जो है वो हमारा होने वाला है द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटेरियल नाउन। क्या कहा जाता है साथियों? मेटेरियल नाउन, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। साथियों अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा को देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से भी कह सकते हैं आप, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कि हम नाप कर सके, जिसका नाप कर सके, नाप करने के साथ साथ तौल भी कर सकें, मतलब नाप कर सकें और तौल कर सकें, वह जो शब्द हो जाएगा वह शब्द क्या कहलाएगा? वह शब्द कहलाएगा साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा।
दोस्तों जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जिससे कि हमें यह पता चलता हो कि इसका माप तौल किया जा सके तो वह शब्द हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम बात करते हैं तांबा की, तांबा, पीतल, चांदी, घी, सोना इत्यादि, ये सारे जितने भी मैंने उदाहरण आपको बताया इन सभी को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे साथियों? ये सारे शब्द हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों इस प्रकार से हमने संज्ञा को समझ लिया है, संज्ञा के सभी भेद को समझ लिया है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।